तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपनी आज की क्लास। और जैसा कि अभी हमारा पॉलिटी में यूनियन एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। अपने पिछले लेक्चर में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था कि पहले सबसे शुरुआत ही इसी से क्यों की गई है और बाकी जो इसके रिक्वायरमेंट्स थी किस तरीके से, उन सब चीज़ों को हमने इसमें समझा और जाना था। ठीक है, आज हम शुरुआत जो करेंगे वो हम पहले आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 में क्या प्रोविजंस हैं उसको समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 क्या कहता है। आप इतना तो जान ही चुके हैं कि सबसे पहले क्या स्पेसिफाई किया गया है, भारत का राज्य क्षेत्र कहां से कहां तक विस्तार है, भारत देश की भूमि कहां से कहां तक रहेगी। और इसी आर्टिकल 1 में एक खास बात जो बताई गई है वो बताई गई है कि हमारे देश का नाम क्या होगा। आखिर जब भी कोई बच्चा भी पैदा होता है तो उसका नाम रखा जाता है, तो भारत देश का नाम क्या होगा वो बताया गया है किसमें, आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में। क्या नाम बताया गया है, नेम ऑफ द कंट्री इंडिया। इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि क्या है, भारत है। इंडिया क्या है, भारत है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश के दो नाम बताए गए हैं। क्या, एक इंडिया और दूसरा भारत। हिंदुस्तान नाम नहीं बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऑफिशियली हिंदुस्तान नाम भारत का नहीं है। ठीक है, इंडिया और भारत। शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। इंडिया क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट in tandem with its historical political legacy and due to its sheer size and socio-cultural diversities। ये सारी बातें तो हम पहले ही कर चुके हैं कि भारत अपनी डाइवर्सिटी कार्ड भारत में क्या किया है, एक फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया हुआ है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों की पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंटर के पास में भी पावर है, स्टेट के भी पास पावर है। लेकिन हालांकि हमारे यहाँ का जो फेडरल स्ट्रक्चर है कनाडा के टाइप का है, जहां पर ज्यादा शक्तियां जो हैं वो सेंटर के पास, केंद्र के पास झुकी हुई हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 1 से हमको क्या पता चलता है, हमारे देश का नाम भारत है और भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, संविधान के प्रारंभिक प्रावधान में भारत की भौगोलिक, राजनीतिक, कानूनी स्थिति स्पष्ट की गई है, जिसमें आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का एक संघ है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, इसमें राज्य अर्थात प्रांत, संघ, अधिग्रहित क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, तो भारत एक राज्यों का संघ हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये चीज तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, स्टेट्स और टेरिटरीज में क्या डिफरेंस है, इसको हमको आज फिर से एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हम कर चुके हैं उसके बारे में फिर से हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सारी बातें हम लोग समझ चुके हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्यों दिया गया है, ये सब हमने अपने पिछले लेक्चर में किया हुआ था। ठीक है, तो आर्टिकल 1 ने ये हो गया। एक खास बात क्या है, हमारे यहाँ विल और शैल का इसमें प्रयोग किया गया आर्टिकल 1 में। भारत जो कि इंडिया है वह राज्यों का संघ है, इसमें हमारे यहाँ जो वर्ड यूज है विल की जगह शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया लिखा गया है। क्या लिखा गया है, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस शैल का क्या मतलब हुआ, इस शैल का मतलब होता है कि ये एक कंपल्सन है, ये एक कंपल्सन है। मतलब भारत से इन राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, जैसा कि यूएसए में है। यहां पर इन राज्यों को भारत से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है, ये भारत के इंटीग्रल पार्ट रहेंगे।
इनकी बाउंड्रीज चेंज की जा सकती हैं, इनका नाम चेंज किया जा सकता है, इनका विभाजन किया जा सकता है, इनका डिवीजन किया जा सकता है। लेकिन अगर ये कहें कि हम भारत से बाहर चले जाएंगे, जम्मू कश्मीर कहे हम भारत के बाहर चले जाएंगे, आंध्रा कहे, बिहार कहे कि हम बाहर के भारत से नहीं रहेंगे, तो ये ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्रोविजंस नहीं है। ठीक, तो यही हमारे आर्टिकल 1 की सीधी सी बात है। ठीक, India, that is Bharat, shall be union of states. The states and territories thereof shall be specified in the first schedule. आप कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल के बारे में अभी हमने बात नहीं की है, हम उसके बारे में एक दिन बात करेंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट शेड्यूल है, प्रथम अनुसूची है, उनमें इन राज्यों और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। ठीक है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइजेस द टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी रिक्वायर्ड। मतलब टेरिटरी में कौन कौन से आएंगे? भारत के जो भी राज्य हैं, यानी कि स्टेट्स जो भी हैं, जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं, और कोई भी ऐसा क्षेत्र जो निकट भविष्य में भारत मान लीजिए ऑक्युपाई करता है, तो वो भी क्या रहेगा, किसका पार्ट रहेगा? इंडिया के टेरिटरी का पार्ट रहेगा। ठीक है, कल की डेट में अगर पाकिस्तान के पूरे हिस्से को भारत अपने में शामिल कर लेता है, तो वो किसका बन जाएगा? भारत की टेरिटरी बन जाएगी। जैसे सिक्किम को भारत ने लिया, भारत ने गोवा को लिया, तो ये किसके पार्ट बन गए? भारत की टेरिटरी के पार्ट करेंगे। हालांकि इसको भी हमने पिछले क्लास में बहुत ही अच्छे से किया हुआ है, पूरा टाइम लेके किया हुआ है। ठीक है, ये तो बात हो गई आर्टिकल 1 की। अब आर्टिकल 2 की बात करते हैं, खास बात समझिएगा। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। मतलब समझिए इसका, मान लीजिए कि सिक्किम जैसे भारत का पार्ट पहले नहीं माना जाता था, सिक्किम भारत के क्षेत्र में नहीं था, गोवा भी मान लीजिए नहीं था, तो इनको क्या किया गया? भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया, भारत की टेरिटरी में शामिल किया गया। ठीक है, तो अगर कोई एकदम से नया स्टेट बनाना है, ब्रांड न्यू स्टेट बनाना है, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, उसको बनाना है, तो उसको बनाने की जो पावर है, उसको बनाने की जो शक्ति है, किसके पास है? पार्लियामेंट के पास में है, हमारी संसद के पास में है। ये क्वेश्चन कुछ साल पहले ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया था शायद, और ये यूपीएससी में भी पहले पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 यही कहता है, हमारी पार्लियामेंट के पास नए राज्यों के गठन का, नए भारत राज्य में, भारत के क्षेत्र में नए राज्यों के नए क्षेत्र के प्रवेश के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉ फॉर द इस्टेब्लिशमेंट और एडमिट ऑफ न्यू स्टेट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन ये भी बन सकता है। ठीक, आर्टिकल 3 भी यहीं पे समझते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 2 और 3 में एक बेसिक सा केवल डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? आर्टिकल 3 बात करता है जो एग्जिस्टिंग स्टेट हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, जबकि आर्टिकल 2 एकदम से नए, जो पहले जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन आर्टिकल 3 एग्जिस्टिंग की बात करता है। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, और यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया। तो इस तरीके से ये सब क्या थे? स्टेब्लिश्ड स्टेट थे, पहले से ही ये स्टेट थे। इनमें से इन राज्यों को डिवाइड करके, इनका डिवीजन करके नए स्टेट का फॉर्मेशन किया गया। तो मतलब ये जो फॉर्मेशन है, ये आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग होता है। अगर एकदम से जिनका पहले से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उनको निर्माण करना है, भारत ने कोई नई टेरिटरी एक्वायर कर ली है, उनको फॉर्म करना है, तो किसका रहेगा? आर्टिकल 2 का रहेगा। और जो
पहले से इस्टेब्लिश हैं उनका डिवीजन करना है, या फिर उनके क्षेत्र में परिवर्तन करना है, उनको स्टेट से यूटी बनाना है, उनके इवन नाम बदलने हैं। उड़ीसा का नाम पहले ऐसे हुआ करता था, फिर ओडिशा हो गया। तो ये सारे जो स्टेट के नाम भी परिवर्तित अगर करने हैं तो ये सब किससे होते हैं? आर्टिकल 3 से होते हैं। और ये सब करने की पावर भी किसके पास में है? संसद यानी कि पार्लियामेंट के ही पास में है। तो ये सभी पावर क्या हैं? पार्लियामेंट के ही पास एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, जैसे इसमें आर्टिकल 2 ए में लिखा हुआ है क्या? सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन। सिक्किम को आप जानते हैं 1975 में लिया गया, भारत में शामिल किया गया, तो आर्टिकल 2 ए में इसको लिया गया। आर्टिकल 3 क्या कहता है? पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी ऑफ अ पार्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, मतलब वही बात हमने की कि जो भी राज्य है उसको दो पार्ट में विभाजित करना है, इनको जोड़ना है, इनके नाम में परिवर्तन करना है, इनके क्षेत्र को बढ़ाना है, घटाना है, सब कुछ ये कर सकती है। अरुणाचल का कुछ प्रदेश असम को देना है तो दे सकती है। कौन दे सकती है? पार्लियामेंट दे सकती है। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, diminish the area of any state, alter the boundaries of the state, alter the name of the state। तो ये सारे कहां पर दिए हुए हैं? ये सारे प्रोविजंस आर्टिकल 3 में दिए हुए हैं। ठीक है, आर्टिकल 4 भी बहुत सिंपल सा है। आर्टिकल 4 यही कहता है कि 2 और 3 के द्वारा जो भी आप कार्य कर रहे हैं, मतलब नए स्टेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको आर्टिकल 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है किसका? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन का, उसके जैसा नहीं समझा जाएगा, उसके अनुसार ये संशोधन नहीं रहेगा। ठीक है, आर्टिकल 4 इतना ही है कि अगर 2 और 3 के अकॉर्डिंग आप कुछ काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट कुछ लॉ बना रही है, तो उसको 368 के से संविधान का संशोधन नहीं समझा जाए। ठीक है, तो जैसे पार्लियामेंट क्या कर सकती है? किसी क्षेत्र का परिवर्तन कर सकती है, किसी भी क्षेत्र का परिवर्तन कर सकती है। वैसे क्या हुआ, अपने किसी क्षेत्र को बांग्लादेश को दे सकती है, जैसा पिछले समय में कुछ दिया भी भारत ने। ठीक है, किसी दूसरे को शामिल भी कर सकती है। तो 1960 में 1960 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस गया था यही पूछने के लिए कि क्या पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है कि नहीं, जिस केस को बेरूबारी केस के नाम से जानते हैं। तो बेरूबारी के इस केस में यह कहा गया कि पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट को अगर ऐसा करना है तो 368 के अकॉर्डिंग उसको कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट करना होगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अगर भारत को अपना कोई क्षेत्र, मान लीजिए कश्मीर को पाकिस्तान को देना है, हिपोथेटिकली देना तो कभी नहीं है लेकिन देना है, तो उसके लिए भारत को संविधान संशोधन करना होगा। ऐसा कौन कहता है? ऐसा 1960 में सुप्रीम कोर्ट में जो बेरूबारी का केस आया था उसमें ऐसा कहा गया। हालांकि दोबारा फिर से एक पिटीशन आती है 1969 में, और उसमें क्या हुआ, उसमें ये चीज थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है और जो पार्लियामेंट की पावर है वो बनाई रखी जाती है, उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात नहीं कहती। साथ में ऐसा भी कहा गया कि एग्जीक्यूटिव अगर चाहती है कि इन देश की सोवर्निटी वगैरह के लिए आवश्यक है तो वो ऐसा कर सकती है। ठीक है, हालांकि इसके लिए भारत ने संविधान संशोधन लिया, बांग्लादेश को भी जब क्षेत्र दिया संविधान संशोधन किया, लेकिन इस तरीके का जो बाउंडेशन था उसको समाप्त कर दिया आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने भी। तो आज की डेट में सारी पावर किसके पास में है? वो सारी पावर किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में है। कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट को पावर देता है। किसको पावर देता है? पार्लियामेंट को। किसके लिए? नए राज्य के निर्माण के लिए, न्यू स्टेट फॉर्मेशन के लिए, न्यू स्टेट फॉर्मेशन के लिए पावर देता है। ठीक है, न्यू स्टेट पावर फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एरियाज एंड एक्सिस्टिंग स्टेट, ये किस में आते हैं? आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 में। ठीक
ठीक है, आर्टिकल 2 वही था। आर्टिकल 2 डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 2 रिलेट्स टू द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, जो अभी यूनियन ऑफ इंडिया के हिस्से नहीं है और भविष्य में बन सकते हैं, या पहले नहीं थे और बन गए, तो उसके संबंध में प्रोविजंस बनाता है ये। ठीक है। आर्टिकल 2 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन। याद रखिएगा, पार्लियामेंट को एम्पावर कर रहा है, इस चीज को याद रखिएगा। आर्टिकल 2 grants two powers to the parliament: the power to admit into the union of India into new state, the power to establish new state। एक यहीं से बिल्कुल भारत में ले आ दिया, और दूसरा भारत के इसी क्षेत्र में था लेकिन वो कोई स्टेट वगैरह नहीं था, यूटी वगैरह नहीं था, तो उसको भी बनाने का काम कर सकता है। ठीक है। एक तो बिल्कुल बाहर से ले आ दिया, एक इसके अंदर पहले से था लेकिन अलग से, मतलब कोई उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि हाँ ये बिहार है, ये हरियाणा है, ये चंडीगढ़ है, इस तरीके से स्पेसिफाई नहीं किया गया था, तो उसको स्पेसिफाई करने का पावर भी पार्लियामेंट के पास में ही है। ठीक है। आर्टिकल 3 के संबंध में वही सारी चीजें हैं। Article 3 deals with the formation of new state out of the territories of the existing state. Parliament under Article 3 can increase or diminish the area of any state or establish the boundaries or change the name of any state। ठीक है। सारी वही बातें जो अभी पहले हमने की थी वो है। अब थोड़ा सा हमको एक बात समझनी होगी कि ये आर्टिकल 3, मान लीजिए इसका जो फंक्शनिंग है, प्रोसेस है, वो कैसे चलता है। ठीक है। आर्टिकल 3 का प्रोसेस कैसे होता है। अगर उत्तर प्रदेश से आपको पूर्वांचल को अलग करना है, उत्तर प्रदेश से आपको पूर्वांचल को अगर अलग करना है, आंध्र प्रदेश से आपने तेलंगाना को अलग किया, बिहार से आपने झारखंड को अलग किया, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस होंगे, किस तरीके से उसका प्रोसेस होगा, उसको हम समझते हैं, उस जानते हैं। ठीक है। इसको हम जानते हैं। आइए चलिए, सबसे पहले एक चीज आपको याद होगी कि पार्लियामेंट में जब हम पढ़ेंगे तो आपको यह चैप्टर में पहुंचेंगे तो ये जान लीजिएगा, पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर बनता है। इसमें प्रेसिडेंट भी शामिल होता है। एक बार काफी समय पहले इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। तो पार्लियामेंट में का एक अभिन्न हिस्सा, एक प्रॉपर वे में प्रेसिडेंट भी इसका हिस्सा होता है। ठीक है। तो प्रोसेस समझते हैं। अब एक मान लीजिए जैसे पूर्वांचल को ही बनाने की बात होती है। चलिए सुनिए, यूपी में पूर्वांचल को बनाना है। अब क्या किया जाएगा। पूर्वांचल को बनाने के विचार आया प्रधानमंत्री के सामने, सब लोगों ने डिमांड रखी, तो प्रधानमंत्री ने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अपनी मंत्रिपरिषद से सलाह ली, सबने कहा ठीक है चलिए बनाते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जाती है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति से कहती है कि हाँ उत्तर प्रदेश में हम लोग को ऐसा लगता है कि हमको पूर्वांचल एक नया राज्य बना देना चाहिए। राष्ट्रपति कहते हैं ठीक है, पूछते हैं एक बार हम राज्य की विधानसभा वगैरह से पूछते हैं, स्टेट की लेजिस्लेचर से पूछते हैं कि क्या उनका क्या राय है। ऐसे तो हम आखिर हम लोग एक फेडरल स्ट्रक्चर है, उनकी बात को मानना भी डेमोक्रेसी है, उनकी बात को जानना भी जरूरी है। तो प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट ये क्वेश्चन किससे करते हैं, यूपी के लेजिस्लेटिव से, यूपी की विधानसभा से, यूपी की सरकार से ये प्रश्न करते हैं कि क्यों भाई आपके यहां से पूर्वांचल को अलग कर दिया जाए, पूर्वांचल को अलग कर दिया जाए। साथ में ये भी कह देते हैं कि अब ऐसा नहीं है कि आप 2 साल तक हमको बताते रहिएगा, ये काम आपको 1 महीने के अंदर में करना है, या वो ये भी कह सकते हैं कि भाई 1 दिन में आपको बताना है, या वो ये भी कह सकते हैं कि आपको 1 मिनट के अंदर बताना है, या वो ये भी कह सकते हैं कि आपको 1 साल में बताना है। ये कितने समय में बताना है, ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है, टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। इसको प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि प्रेसिडेंट अपने विवेक से जो डिसाइड करते हैं कि हाँ इतने समय में स्टेट को रिस्पांस देना है तो दे सकता है। तो राष्ट्रपति जी ने पूछा
रामनाथ कोविंद जी ने पूछा या जो भी राष्ट्रपति हैं उन्होंने पूछा, तो राज्य के पास मैटर आया। राज्य को लगा कि यार ये पूर्वांचल को अगर अलग कर दिया तो हमारे वोट बैंक को नुकसान हो जाएगा। वो क्या करते हैं, कुछ जवाब ही नहीं देते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति ने कहा था कि आपको 1 महीने में जवाब देना है, तो योगी जी क्या करते हैं, 30 दिन तक रोक के रखते हैं। या मान लीजिए अखिलेश जी की सरकार है, वो 30 दिन तक कोई जवाब ही नहीं देते और 30 दिन में जवाब देना था। तो अगर वो जवाब नहीं देते हैं, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, चाहे निगेटिव में चाहे पॉजिटिव में, तो उनके आंसर को क्या समझाया जाएगा, पॉजिटिव, कि हाँ आप सहमत हैं। अगर आप ये जुगाड़ लगाते हैं, तिकड़म लगाते हैं कि हम कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो हमारी बात मानी नहीं, सीधे सीधे पूर्वांचल अलग नहीं होगा, तो आप गलत हैं। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो उसको आपका सहमति माना जाएगा, आप माना जाएगा कि आप उससे एग्री कर रहे हैं और पूर्वांचल को अलग कर दिया जाए। ठीक है, अब मान लीजिए ये पता हो गया भाई अखिलेश जी को या योगी जी को कि भैया हम जवाब नहीं देंगे, तब तो क्या होगा कि ये तो अलग हो जाएगा, हमारा कन्फर्मेशन मान लिया जाएगा, हमारा एग्रीमेंट मान लिया जाएगा कि हम एग्री कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या, नहीं नहीं इसको अलग मत करिए। इन्होंने निगेटिव में कह दिया कि भैया उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल को अलग मत करिए, ये उत्तर प्रदेश का नुकसान होगा, ये वो जो भी कहानी उनको बतानी है बता देते हैं। जाता है उनका ओपिनियन किसके पास में, प्रेसिडेंट के पास जाता है। अब प्रेसिडेंट के पहले क्या चाह रहे थे कि हो जाए, और अभी राज्य कह रहा है कि नहीं मत हो, तो प्रेसिडेंट किसकी बात माने, प्रेसिडेंट वो करेंगे जो उनका मन करेगा, प्रेसिडेंट वो करेंगे उनका मन करेगा। अगर राज्य मना भी कर रहा है, राज्य मना भी कर रहा है लेकिन राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, उसको करने के लिए, पूर्वांचल को अलग करने के लिए प्रोसेस आगे बढ़ा देंगे। मतलब स्टेट ने जो कहा, स्टेट ने स्टेट ने क्या कहा कि मत करिए, लेकिन प्रेसिडेंट ने कहा तुम अपने विचार अपने पास रखो, हमको सही लग रहा है हम करेंगे। मतलब क्या राष्ट्रपति राज्य के ओपिनियन को मानने के लिए बाउंडेड हुआ, नहीं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि प्रेसिडेंट को स्टेट के ओपिनियन को मानना पड़ेगा। स्टेट का ओपिनियन मैटर करता है, स्टेट से ओपिनियन लिया जाएगा, लेकिन डिसीजन प्रेसिडेंट ही लेगा, डिसीजन प्रेसिडेंट ही लेगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जाती है, एडवाइस करती है किसको, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाते हैं, उनको सेट टाइम देते हैं। क्या टाइम आपको दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कितने समय में, नहीं, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। स्टेट अपना ओपिनियन अगर नहीं देता है, अगर दे ही ना टाइम फ्रेम में, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, माना जाएगा कि वो एग्री कर रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव दे देते हैं कि हाँ कर दीजिए, तब तो कोई बात ही नहीं है, दोनों लोग सेम पेज पे आ गए। अगर वो निगेटिव में देते हैं तो भी प्रेसिडेंट अपना अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा, ठीक है, तब भी उसको जो सही लगता है वो करेगा। अब क्या करेगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इस बात को, इस मैटर को भेज देगा कहाँ पे, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को। मतलब चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, प्रिफर नहीं करेगा किसी को, चाहे जिसका मन होगा उसमें भेज सकता है। लोकसभा में उसको भेजना होगा लोकसभा में भेज देगा, राज्यसभा में उसका मन होगा राज्यसभा में भेज देगा, ठीक है। तो किसी भी सदन में भेज सकता है, ऐसा कंपल्शन नहीं है कि उसको लोकसभा में ही भेजना होगा और या राज्यसभा में होगा। और उसके बाद ये बिल लोकसभा या राज्यसभा में जब पेश होगा तो सिर्फ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जितने लोग वहां पर मौजूद हैं, अगर 250 लोग मौजूद हैं तो 250 के प्रेजेंट एंड वोटिंग में सिंपल मेजॉरिटी, मतलब 50% +1 से बिल पास हो सकता है और नए स्टेट का, न्यू स्टेट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं झुकाव किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ है।
स्टेट का हमने ओपिनियन तो भले लिया, लेकिन क्या स्टेट की बात मानने के लिए सेंटर एक तरीके से बाध्यकारी हो रहा है? नहीं हो रहा है। उसको जो समझ में आ रहा है वही वो कर रहा है। President or Parliament is not bound by the views of state legislature and may either accept or reject them, even if the views are received in time. Further, it is not necessary to make a fresh reference to the state legislature every time an amendment to the bills is moved and accepted in Parliament. In case of a union territory, no reference need to be made to concerned legislature to ascertain its view and Parliament can itself take any action. मतलब जहां पर ऐसे यूनियन टेरिटरी में जहां पर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह नहीं है, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह नहीं है, वहां पर सीधे सीधे यूनियन का ही अपना पूरा कंट्रोल होता है, तो वहां पर उससे लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह से कोई कुछ भी नहीं पूछना है। तो यूनियन टेरिटरी के रेफरेंस में उनको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन करना होगा, राष्ट्रपति को पूछने की जरूरत है। जहां पर यूनियन टेरिटरी की बात आ जाएगी तो यूनियन टेरिटरी का एक तरीके से बाय डिफॉल्ट प्रेसिडेंट ही उसका एक तरीके से हेड होता है, तो प्रेसिडेंट को वहां पे उससे पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। और एन इंडस्ट्री, थोड़ा सा पेज वो हो रहा है, एक मिनट। एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, ये क्या बता देता है कि भारत के जो स्टेट हैं वो डिस्ट्रक्टिबल हैं। भारत के जो स्टेट हैं वो क्या है, विभाजित किए जा सकते हैं, वो डिस्ट्रक्टिबल हैं। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में स्टेट के पास भी अपनी पावर है। ठीक है। खैर उतना अभी हमको यहाँ पर ये सब चीजें जानने की जरूरत नहीं है। जो बातें अभी हमने की, भारत के संविधान ने भारतीय सीमा में आने वाले भूभाग के विनिमय का अधिकार पार्लियामेंट को दिया है, ऑलरेडी हमने बात कर लिया। संसद की निम्न भूमि के किसी राज्य की भौगोलिक सीमा को बढ़ाना घटाना, ये सारी बातें भी हमने कर ली हैं, बार बार उसको करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है। अब इससे सिंपल शब्दों में तो समझा पाना थोड़ा सा टफ ही होता। ठीक। तो वही अभी हमने कहा था, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत ने 2015 में कुछ अपने बांग्लादेश को क्षेत्र दिए थे। ये याद रखिएगा किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू दिया था, 100th के थ्रू दिया था। 100, 101, 102, 103, 104, ये इनको पांचों को आप याद रखिएगा कि इसमें क्या हुआ है। ठीक है। कई बार एग्जाम में मैच कराने के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूरी संभावना है, क्योंकि रिसेंट के हैं। ठीक है। आर्टिकल 4 में वही हमने कहा था कि 2 और 3 से जो अमेंडमेंट हो रहे हैं, जो भी संशोधन हो रहे हैं या फिर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, उसको 368 के तहत उसको कोई भी संविधान संशोधन ना समझा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा रहा है। ठीक है। सिर्फ उसमें यही बातें हैं। ये सारी चीजें तो भी हमने कर लिया है। आगे देखते हैं और कुछ हमको नई चीज मिलती है अपने इस चैप्टर में तो पढ़ लेते हैं। जो फ्यूचर में आज़ादी के बाद स्टेट के फॉर्मेशन हुए हैं उसको भी हम देख लेते हैं कब कब हुआ है। कई बार हो सकता है मैच कराने के लिए उससे भी क्वेश्चन आ जाए। उस पेज पे पहुंचते हैं हम। चलिए ठीक है, इसको तो हम कल ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमको जेवीपी कमेटी वगैरह के बारे में भी बात करनी होगी। तो आज हम अपने इसी क्लास को यहीं पर रोकते हैं। कल हम लोग, देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने कुछ समस्याएं थी। यहाँ पर लिंग्विस्टिक भी विभिन्नताएं भी थी। ठीक है। कल्चरल भी थी। और एक, आज भी आप देखते होंगे, अभी कुछ समय पहले एक डिस्प्यूट हुआ था, साउथ के एक एक्टर सुदीप ने कुछ बोला, तो फिर अजय देवगन ने कुछ बोला, हिंदी को लेकर इन्होंने कुछ कहा था। ठीक है। तो ये आज का नहीं है, ये बहुत ही पुराना डिस्प्यूट है, जब भारत आजाद हुआ तब से। तो कुछ लोगों ने डिमांड की कि भारत के जो स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए वो लिंग्विस्टिक के आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार, वन लैंग्वेज वन स्टेट, इस तरीके से। आजकल वन नेशन वन इलेक्शन वन राशन कार्ड, इस तरीके की बड़ी कहानी चल रही है ना, वन इंडिया वन राशन कार्ड। तो ऐसे उस समय हुआ कि वन लैंग्वेज वन स्टेट, एक राज्य की एक भाषा हो, ऐसा राज्य, इस तरह से स्टेट। तमिल बोलने वालों का तमिलनाडु हो, तेलुगु बोलने वाले का आंध्रा हो, इस तरीके से डिमांड हुई। तो ये डिस्प्यूट थोड़ा सा बढ़ता चला गया, क्योंकि उससे पहले इस तरीके की बात कभी उठी नहीं थी। तो कुछ अलग अलग कमेटीज बनाई गई, एसकेधर कमेटी बनाई गई, जेवीपी कमेटी बनाई गई, फैजल आयोग बनाया गया। तो इन कमेटियों ने क्या रिकमेंडेशन दिए, कब ये कमेटियां बनाई गई, उसके बाद किस तरीके से स्टेट का फॉर्मेशन भारत में किया गया,
समय समय पर जैसे गोवा को राज्य बनाया गया, अरुणाचल को बनाया गया, हिमाचल प्रदेश को बनाया गया, गुजरात को बनाया गया, कब बनाए गए, उनका टाइम फ्रेम वगैरह हम कल के अपने लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो फिर से आप लेक्चर को पूरा रिवाइज करिएगा और देखिएगा, कल हमारा यूनियन टेरिटरीज का भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे, कौन सा, फंडामेंटल राइट्स का, जो थोड़ा सा लंबा चैप्टर होगा। एटलीस्ट 10 to 12 क्लासेस लगेंगी। क्यों? क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए होगी। प्री में भी क्वेश्चन आता है, मेंस में भी क्वेश्चन आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छे खासे क्वेश्चन इसके पेपर में आते हैं। तो आपको पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत सारे इसके क्वेश्चन आते हैं। जिन्होंने मेंस में इसको लिया होगा तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो कल हम लोग यूनियन टेरिटरी को खत्म करते हैं, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स की क्लास शुरू करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, मिस मत करिएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।